राही मासूम रजा जी के बहुचर्चित उपन्यास आधा गांव के पिछले एपिसोड में हम इसके अंतिम टॉपिक नई पुरानी रेखाओं की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि जमींदारी व्यवस्था आजाद भारत में खत्म होने के बाद वे जमींदार अपना गुजर बसर कैसे कर रहे थे, जिनकी इकलौती आमदनी जमींदारी से ही चला करती थी। इसमें सबसे पहला जिक्र आता है फुस्सू मियाँ का। फुस्सू मियाँ ने जूतों की दुकान खोल रही थी और अब वे मन मसोस कर अपने ग्राहकों को जूते दिखाते थे, क्योंकि उनके ग्राहकों में सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिनकी पुश्त दर पुश्त जमींदारों की पुश्त दर पुश्त को सलाम करने में बीती थी। उसके साथ ही हमने ये भी जाना कि जमींदारों ने अब हड्डी के खरेपन को देखना बंद कर दिया था, क्योंकि सबकी बेटियां कवारी ही धरी हुई थी। अच्छे लड़के सारे पाकिस्तान शिफ्ट हो गए थे। और एपिसोड हमने खत्म किया था हैदर अली साहब और उनकी बीवी के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसको लेकर। हैदर अली साहब अपनी बीवी को समझाते हैं कि जमींदारी के चोचले थे कि हड्डी देखी जाती थी, अब जमींदारी ही नहीं रही तो जो भी अवेलेबल होगा लड़का उससे हम अपनी बेटी को शादी ब्याह देंगे, क्योंकि बेटी का खुश रहना ज्यादा मायने रखता है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वे ऊल जलूल तकरीरें भी पेश करते हैं। उसके बाद वे सईदा को लेकर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं तो उनकी बीवी उन्हें टोकती है कि हम भी बेटी वाले हैं, हमें किसी दूसरे की बेटी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो हैदर अली साहब जो है वो तुनक जाते हैं कि हमारी बेटी के बारे में कौन कुछ कह सकता है। और तभी हमने जाना कि उनकी बेटी एक जुलाहे के बेटे के साथ नैन मटक्का कर रही होती है और फुन्नन मियाँ की एंट्री हो जाती है ऑन द स्पॉट। एपिसोड हमने यहीं छोड़ा था और इसको यहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। हर बार की तरह 2-4 लाइनें पीछे से पढ़ती हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। चलिए। वैसे उसने अलीगढ़ में अपने दोस्तों को और अपने और कोमिला के इश्क के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताई थी। ज्यादा जोर इस बात पर था कि माशूका खरी सैदानी है, पर अब उसकी जबान बंद थी। हजारों रटे रटाए अफसानी जुमले उसके दिमाग में केचुओं की तरह कुलबुला रहे थे, पर उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि जबान पर तो साला एक फिल्मी गीत चिपक गया था। फुन्नन मियाँ को आता देख उसे हट जाना पड़ा। यहाँ का कर रहा बे? फुन्नन मियाँ ने पूछा। कुछ नहीं साहब। अपने बाप से कह दे कि गांव में रहना है तो तनी दिमाग ठीक करके रहें। अब उनको ऐसा दिन लग गया है कि अब्बू भाई पर चढ़ गए, टंगिया चीर कर फेंक देंगे। कह दी हो अपनी महतारी के भतार से कि जेह की जमींदारी गई हुई है ओ की गई हुई है, फुन्नन मियाँ की जमींदारी न गई। और उपन्यास में बार बार ये जिक्र आता है कि फुन्नन मियाँ बहुत धांसू किस्म के जमींदार थे और सरकार भी इनसे डरती थी। इनको पकड़ना सरकार के लिए भी एक चैलेंज हो चला था, अंग्रेजी सरकार के लिए। लड़ाई हुई अब्बा से, आप हमको क्यों डांट रहे हैं? अब्बा कहे लगी हो? फुन्नन मियाँ बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। तुम्हें अपने बाप को अब्बा कहे लगी हो? तो शरीफ लोगन के लड़के अपने बाप को का कहे के पुकारी हैं। असल में फुन्नन मियाँ का खून रात ही में खौल रहा था। वे गए हुए थे गाजीपुर। लौटे तो कुलसुम ने पहली खबर यह सुनाई कि तीसरे पहर को रहमतुआ अब्बू भाई पर चढ़ गया रहा। कहे मारे के ओका मुर्गा उसके घर में घुस के धनिया खाने लगा तो भावुज ने एक ठो ढेला मार दिस, ओकी टंगड़िया टूट गई। बस रहमतुल्लाह चढ़ना गया, उल्टा चिल्लाता रहा। यहाँ तक आवाज आती रही। वो तो ई खैर हुई कि अब्बू भाई घराना से ना ही निकले, नहीं तो खुदा ना ख्वास्ता ऊ मार बैठता। ऊ बहनचोद की ई हैसियत हो गई। क्षमा प्रार्थी हूँ। फुन्नन मियाँ ने अपनी लाठी उठाते हुए कहा, ओ की गांड में हल चला देंगे। ओ समझे कहा है कि अब्बू भाई लावारिस है। क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे भी इस तरह की शब्दावली है। रहमत के दरवाजे पर खड़े होकर फुन्नन मियाँ ने ऐसी ऐसी गालियां बकी कि सारे गांव में सन्नाटा छा गया। औरतों ने अपने कान बंद कर लिए। वे बिल्कुल नामुमकिन किस्म की गालियां बक रहे थे। कई लोगों ने उनसे कहा कि रहमत मोहम्मदाबाद चला गया है, पर उनका गुस्सा किसी तरह कम ना हुआ। कुछ नौजवान जुलाहों ने कुलबुलाना चाहा, पर बड़े बूढ़ों ने उन्हें रोक दिया। फुन्नन मियाँ जमींदारी के खत्म हो जाने पर भी फुन्नन मियाँ थे। उनके पीछे अब 200-250 लाठियां थीं। हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि परशुराम जो एमएलए बन चुका था, अब फुन्नन मियाँ उसके चहेते थे।
धीरे धीरे सारे जुल्हाए अपने घरों में चले गए। फुन्नन मियाँ भी लौट आए, इसलिए बरकतवा को देखते ही उनकी आंखों में खून उतर आया। बरकतवा ने वहां से सरक जाने में ही भलाई देखी। उसने दिल ही दिल में फुन्नन मियाँ को हजारों गालियां दी, क्योंकि उनकी गालियां सुनकर उसका खून यूं भी खौल रहा था। अगर वह यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म ना रहा होता तो इतने बड़े मियाँ की खबर जरूर लेता। उसने यह सोचकर अपने को तस्कीन दे ली। मतलब फुन्नन मियाँ के आगे बोलती बंद थी, लेकिन अकेले में तो शेर हो ही सकता था। फुन्नन मियाँ हुसैन अली मियाँ के दरवाजे में चले गए। हुसैन अली मियाँ एक खुर्रे पलंग पर लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। फुन्नन मियाँ बगल वाले पलंग पर लेट गए। हुसैन अली मियाँ ने हुक्के की नई उनकी तरफ मोड़ दी। उन्होंने 2-3 कष्ट लेने के बाद हुक्का वापस कर दिया। कहा सोचो, फुन्नन मियाँ ने कहा, हम दागियन में रिश्तेदारी ना करेंगे। हुसैन अली मियाँ ने कहा, पगला गए हो का? फुन्नन मियाँ ने कहा, ई सैयद बघारे का जमाना है। अरे मियाँ, जय दिन इज्जत आबरू से गुजर गए, गनीमत जानो। मतलब अब ना तो जमींदारियां हैं और ना वो ठाट बाट हैं, तो हेकड़ी किस चीज की दिखा रहे हैं। बाकी वह तो जीती मक्खी है जा, सोचे ही से कई लगत है। भाई कहेंगे तो तुम्हें बुरा लगी है। फुन्नन मियाँ ने कहा, बाकी हम तो अब ही कमिला को रहमतुल्लाह के लड़के बरकतवा से ताक झांक करते देखा है, खुद अपनी आंख से। हुसैन अली मियाँ खोल कर बैठ गए। लेटे रहू, हमरे पर फोंक के आवे की जरूरत ना है। ऊ जैसे तोहरी बेटी तैसे ही हमरी बेटी है। हम तो ई कह रहे कि जमाना नाजुक है, का मालूम केहे बखत का हो जाए और कौन कहे कि तुम ही लोग बड़े सैयद हो। तू लोग के बाप दादा चावनपुर से आए रहे और चावनपुर के सैयदन को कौन ना जानता। तू कोई तरह हमर से ढेर सैयद न हो। मतलब फुन्नन मियाँ खरे सैयद थे। गंगौली के लोग तो खास आसमान से टपके रहे। हुसैन अली मियाँ ने कहा, तू बड़े हो, जबान मत खुलवाओ। नहीं भैया, तू खास हजरत अली की औलाद हो। फुन्नन मियाँ के डायलॉग ज्यादातर व्यंग्यात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। फुन्नन मियाँ ने कहा, बिगड़ काहे रही हो, फिद्दू से कमिला का ब्याह हरगिज मत करी हो। बाकी जब वो बरकतवा के साथ खुदा न खास्ता भाग जाए तब कह दियो गांव भर से कि रहमतवा तो खरा सैयद है। अब तू ऐसी हमारी लड़की को बदनाम करी हो। हुसैन अली मियाँ ने कहा, ठीक है, अब हम का कर सकते हैं, जौन खूंटे पर अकड़ते रहे तौन खूंटवे कट गया। आज जमींदरिया रही होती तो तू ऐसे ना कहते हो, तब जवाब चा फिद्दू का रिश्ता न भेजते। बाकी हम कह रहे हैं कि तू हमरे दरवाजे से चला जा। कम्मो तोहरे लाडले सैयद जर्राम हैदर को निकाल दे, तब का करी हो। तो हैदर अली का बेटा जर्राम जो है वो कम्मो के दवाखाने में काम करता था, उसका मुलाजिम था, और फिद्दू जो है वो कम्मो का छोटा भाई था। अब ईद जबरदस्ती का बात है, जब जमींदारियां रही तब तू कौनो जोर जबरदस्ती न करी रही हो का ई हमें ना मालूम कि तू रहमतवा की बहन से फंसे रही हो, कह बूते पर फंसे रही हो। तू जमींदार ना रहे होते हो तक का वो तोरी बहनिया ना चौथ देता। क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन फुन्नन मियाँ सही बात कह रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि जब तुम जमींदार थे, रसूखदार थे, तुम्हारा सिक्का चलता था, तब तुमने भी बहुत सी लड़कियों को खराब किया है। और लोगों ने पलटकर तुम पर इसलिए वार नहीं किया क्योंकि तुम्हारा सिक्का चलता था, जो अब नहीं चल रहा है। कल तोरा बखत रहा, आज बरकतवा का बखत है। एहे मारे कह रहे कि चुपचाप बिहा ध्यो कामिला को फिद्दू से और जरगाम को जैनबिया से, और हमसे हड्डी उड्डी की बात मत करो। हमारी हड्डी तोरी हड्डी से ढेर करारी, समझो। हड्डी मौलवी बेदार की करारी, बाकी वो पाकिस्तान चले ही ना गए। तू ई मत सोचियो कि वो पाकिस्तान एह मारे गए कि दिल्ली के इमाम बाड़े पर सिख सब कब्जा कर लेहिन और अमृतसर की मस्जिदन में गुरुद्वारा खुल गया है। तो ये सारी बातें भी हमें देखने सुनने को जगह जगह उपन्यास में मिली हैं कि जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे या दंगे हुए थे तो क्या हालात थे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं हुए थे, सिख मुस्लिम दंगा भी उस टाइम हुआ था। पंजाब का बंटवारा हुआ था, पंजाब 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक भारत के पास रह गया। यहाँ तक के शहीद आजम भगत सिंह का घर भी अब पाकिस्तान के हिस्से में आता है, पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से में।
सब तो उही साल हो रहा जे साल पाकिस्तान बन रहा, तो ऊ चले गए होते तुरंत। अब ए मारे गए हैं कि गंगौली में रहेगा कौनो सहारा ना रहेगा वाहे, कौन बूते के रहते आल औलाद रही ना, हल चलावे आता ना रहा, और फुस्सू की तरह जूते की दुकान खोले की हिम्मत ना रही। तो कह दीन कि हम ई मुल्क में ना रहेंगे जिसमें इमाम बाड़े पर सिख लोग कब्जा कर लेहिन है। अब्बू मियाँ का ही यही हशर होने वाला है। वो गंगौली में थोड़े ही दिन के मेहमान हैं, बाकी तू लूली लंगड़ी खेती कर रही हो। मतलब जिसके पास थोड़े बहुत भी जमीन है खेती करने लायक, अपने परिवार का गुजर बसर करने लायक, वही गंगौली में पड़ा हुआ है, बाकी तो सब जगह जगह माइग्रेट कर रहे हैं। तू तो जमीन छोड़ के पाकिस्तान न जा सकते हो, और जब गांव में रहे के वास्ते ई जरूरी है कि आदमी के पीछे 150 लाठी रहे, एह मारे की लठिया पीछे ना रही है तो आगे आ जाइए और दनादन पड़े लगी हैं खोपड़ी पर। समझियो फुन्नन मियाँ पाकिस्तान चले गए होते, बाकी ऊ एह मारे ना गए कि यहाँ कौन उनकी झांट टेढ़ी के कर लीन है। हम एक तो फुन्नन मियाँ ना है, हम 100-200 लाठी हैं, और ई मत भूल जाइयो हो कि तू परशुराम के बाप के कर्जदार हो। कबीर मियाँ का घर नीलाम हो गया था, जौन कम्मो बीच में ना पड़ गए होते, ऊ कहिन कि ई ना हो सकता कि उनके जिंदगी में कबीर मियाँ सुखरमुआ चमार की खुशामद करे जाएं। सेना टोकरी 10 भर रुपया निकाल के कबीर मियाँ का कर्ज अदा कर देहिन। उनके लाडले सद्दन ठेंगा दिखला के पाकिस्तान चले गए। तो ये सब बातें भी हमने पिछले एपिसोड में जानी थी। जो पिछला टॉपिक था उसका लास्ट एपिसोड यही था कि सद्दन तो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाता है और हकीम साहब यहाँ अकेले रह जाते हैं, और परशुराम चमार के पिता सुखराम चमार के कर्जदार हो गए होते हैं, और वो सारा कर्ज जो है वो डॉक्टर कमालुद्दीन उतार देता है। कहिन की रकम तो बहुत ज्यादा ना है, बाकी हिया हिंदुस्तान में हम कुछ ना कर सकते। हम कहा ए भैया 2-4 लाख भेजा चाहो तो हम मंगवा दें। लगे बगल झांके, कोई कहता रहा कि तू हूं सुखरमुआ के कर्जदार हो। बस ये आखिरी तिनका था, हुसैन अली मियाँ टूट गए, रिश्ता मंजूर हो गया। ये खबर उत्तर और दक्षिण पट्टी में आग की तरह फैल गई कि फित्तू और कामिला, जर्राम और जैनबिया की निस्बत तय हो गई है। मीर साहिबान में चौंकने की ताकत ही नहीं रह गई थी। अरे जब मौलवी बेदार पाकिस्तान चले गए तो कुछ भी हो सकता है। मीर साहिबान में से कोई अगर भूले भटके मौलवी बेदार के मकान की तरफ से गुजरता तो कोशिश करता कि उनके मकान की तरफ न देखे। इतना बड़ा मकान चुपचाप खड़ा आसमान की तरफ देखा करता था। फिर बरसात ने गुहार बोल दी। कौन बचाता उस बेचारे मकान को, लेकिन वह हवा और बारिश में घिरा हुआ खड़ा रहा, क्योंकि वह मौलवी बेदार की तरह जा नहीं सकता था। उसकी बुनियाद जमीन में थी। वे जख्मों से चूर होकर झूमने लगा और फिर एक बहादुर सिपाही की तरह ढेर हो गया। इस खंडहर को कस्टोडियन से परशुराम ने खरीद लिया। देखते ही देखते वहां एक नया और पुख्ता मकान खड़ा हो गया, लेकिन ईंटों का यह मकान उस माहौल में बिल्कुल अजनबी मालूम होता था। ठीक है कि उसके गैराज में एक जीप खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे कोई तारीख नहीं थी। मतलब वो नया नया रईस हुआ था, खानदानी रईस नहीं था। इसीलिए अड़ोस पड़ोस के बोसीदा और खाम मकान उसे हिकारत से देखा करते थे। जब परशुराम आता तो शाम को उसका दरबार लगता। उसका दरबार गांव में सबसे बड़ा दरबार होता। उसके दरबार में लखपति भी आते और फाका मस्त सैयद साहिबान भी। ये लोग कुर्सियों पर बैठते और सिगरेट पीते और रेडियो सुनते। उनमें से थोड़ी ही दूरी पर गांव के गरीब गुरबाग होते, जो पहले ही की तरह जमीन ही पर उखड़ू बैठते, खैनी खाते और बीड़ी पीते। उनकी किस्मत में जमीन ही पर बैठना लिखा था। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस उन्हें यह तस्कीन थी कि उनका एक आदमी मियाँ लोगों की कुर्सी पर बैठता है और मियाँ लोग उसके दरवाजे पर आते हैं, और फर्क ये हुआ कि वे मियाँ लोगों के सामने बीड़ी पीने लगे थे। तो हम पहले उपन्यास में ये जिक्र भी पढ़ चुके हैं कि जो कुर्सियां थी कपड़े की, वो सिर्फ जमींदारों के लिए बिछाई जाती थी। बाकी राखिए हों या जुलाहे हों या कोई भी हो, वो या तो जमीन पर बैठते थे या टीन की कुर्सियों पर बैठा करते थे। पर सुखरमुआ को कुर्सी पर बैठना ना आया।
वह कुर्सी पर भी उकड़ू ही बैठता, और जब मियाँ लोगों में से कोई आ जाता तो वह घबरा कर खड़ा हो जाता और उसके समझ में न आता कि वह उन लोगों को सैंत कर कहाँ रखे। वह किस कदर खुशामद करता, मियाँ लोग उसी कदर शर्मिंदा होते। और परशुराम जब ये कहता कि फलां बात उसके इलाके या उसके गांव में नहीं हो सकती, तो मियाँ लोगों का पूरा वजूद लरज उठता। वो इलाका जो कभी जमींदारों के नाम से जाना जाता था, अब वो परशुराम MLA के नाम से जाने लगा है। तो यही बात बहुत थी जमींदारों मतलब मियाँ जमींदारों के सीने पर सांप लौटाने के लिए। इधर कुछ दिनों से गांव में ये बातें हो रही थी कि परशुराम और हम्माद मियाँ में चल गई है। हुआ ये कि एक दिन परशुराम की बीवी हम्माद मियाँ के घर गई। उसने नफीस साड़ियां पहनना सीख लिया था। उसके जिस्म पर बड़े नाजुक, खूबसूरत और कीमती जेवर थे। उसे लिपस्टिक लगाना नहीं आता था, इसलिए उसने होंठों पर लिपस्टिक थुपी हुई थी। जाड़े के दिन थे। उसने एक कीमती शॉल कंधे पर डाल रखा था। वह अंदर गई और पलंग पर बैठ गई। कुबरा को इस चमाइन का यों पलंग पर बैठना बहुत बुरा लगा। उन्होंने सड़सड़ा दिया। वह भी कहाँ चुप रहने वाली थी, आखिर वह भी MLA की बीवी थी। उसने भी कुबरा को खरी खरी सुना दी। बोली, अब वहीं तक आप लोगन का दिमाग ठीक न भया। अरे तय कौन हमरे लोगन के दिमाग देखे वाली? कुबरा भी बिल्कुल हत्थे से उखड़ गई। हमरे लोग के ओट पर परशुरमवा एमएलए हो गवा है, ततः इतराए लगी। ढेर पे करबे ते जूती से जबनियां तराश दी हैं, माटी मिली। बीच बीच में अटकने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि थोड़ा प्रिंट में फर्क है। खाहन पिटी तनी एका चढ़ चढ़ के बरब्बरे के बोले, देखे कोई उतर मोरे पलंग से, सारा बिछौना नजिस कर दीहिन, झाड़ू मारी। इतनी बात परशुराम की बीवी रम देसैया की समझ में आ गई कि परशुराम वोट से MLA हुआ है और वोट हर 5वें बरस मांगना पड़ेगा, और कुबरा भी जल्दी मरने वाली नहीं मालूम होती और इलेक्शन सिर पर है। इसलिए उसने बात पी जाने की कोशिश की। बोली, मैं नहीं लड़ूंगी, आप बड़ हैं, बाकी हम तक कोई ऐसी बात ना कही कि आप अच्छा रहे दे, ढेर टटरा मत। रम देसैया जिल्लत का यह जहर पीकर चली तो गई, लेकिन परशुराम के आते ही उसने खूब कान भरे। परशुराम ने उसी रात उसे खूब पीटा कि क्या जरूरत थी जाने की। दूसरे दिन में हम्माद मियाँ के घर गया। उसने हम्माद मियाँ से माफी भी मांगी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने कुबरा से भी माफी मांगी कि वह तो जाहिल औरत है। कुबरा ने माफ भी कर दिया, लेकिन परशुराम के दिल में बाल पड़ गया। नतीजा ये निकला कि हम्माद मियाँ जिस काम में हाथ डालते वह बिगड़ जाता। कयामत तो तब आ गई जब 109 में गया अहिर का चालान हो गया। हम्माद मियाँ थाने पर चढ़ दौड़े, लेकिन थानेदार ने टका सा जवाब दे दिया। तब हम्माद मियाँ का माथा ठनका। घर आकर उन्होंने कुबरा बी को बहुत डांटा। अगर वे पलंग पर बैठ गई थी तो कौन से लाल टके हुए थे तुम्हारे पलंग में? ये तो क्या कह रही है? गंवार? हम्माद में उबल पड़े। परशुराम से बिगाड़ करके एक दिन इस गांव में रहना नामुमकिन है, समझी? बाकी ओह दिन ते आके माफी मांग गवा रहा, मैं ओको माफो कर दिए रही हूं। ये सुनकर हम्माद मियाँ जल ही तो गए। अब अपनी माफी को सुबह शाम शहद लगा के कलेजे की ठंडक के लिए चाटा करो। वे भिनभिनाते हुए बाहर चले गए और देर तक अपने कमरे में टहलते रहे। फिर उन्होंने एक आदमी को भेजकर यह मालूम करवाया कि परशुराम घर पर है या नहीं। मालूम हुआ कि वे घर पर ही मौजूद है। तब उन्होंने बक्स खोला, शेरवानी निकाली और पहनकर वे सीधे परशुराम के घर चल पड़े। उन्हें परशुराम के घर जाना अजीब लग रहा था, क्योंकि वह परशुराम के घर पहली बार जा रहे थे। वे अपनी बीवी से सख्त नाराज थे, जिसकी वजह से उन्हें परशुराम के घर जाना पड़ रहा था। अब तक तो पूरा जिक्र यही था। आजादी से पहले जितने भी छोटी जात के लोग थे हिंदू धर्म के हिसाब से, वे सब मियाँ जमींदारों के घरों में जाया करते थे, उनसे सलाह मशविरा किया करते थे, उनके काम किया करते थे। और अब ये पहला मौका था जब जमींदार जो है वो किसी चमार के घर चढ़ रहे हैं अपने काम के लिए। लेकिन जब वे उसके बड़े दरवाजे में दाखिल हुए तो पहले मौलवी बेदार का था, तो जैसे उनके पांव में किसी ने कोहलू बांध दिया। सामने ही मिगदाद बैठा हुआ था और कह रहा था, हम तो भाई कसान हैं, पहला हम हल चलाते रहे, अब वो हल चला रहे हैं। मगर मिगदाद मियाँ, परशुराम बोला, हम्माद मियाँ फिर आपके पिता हैं।
बाकी उस सैयद हैं। अब अपने बाप को हम का कहें, जाय दीजिए, जबान मत खुलवाइए। तो हम्माद मियाँ के मामले में ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि उनकी हड्डी जो है वो खरी नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी बेटियों का रिश्ता किसी सैयद में कर दिया। बाद में पता चला कि उनकी भी हड्डी खरी नहीं थी, जो उनके समधियाना था। हम तो ई देखत बाड़ी परशुराम भैया कि ई जमींदार लोगन का मिजाज जमींदारी के चले जाए से भी ठीक ना भया, जबकि काश्तकारन का एक्का ना हुई, जमींदार लोगन का ठेंगा हमनी के सिर से ही ना हटी। यही मारे कहत बाड़ी के पाणे जी के किसान सभा में जाए के चाही। अब हम्माद मियाँ के देख ली कुल काम तक गया करत बाड़न, बाकी फिर ऊ 3 हल की खेती करत बाड़न। गया का हुक्का पानी बंद कर दिल जाए, एक मुहासिबे खास ने कहा। गया तो हुक्का पानी पिए जेल गईल बाड़ा, दूसरा बोला। तो मतलब गया अहिर के बारे में बात हो रही है कि उसका हुक्का पानी क्या बंद करोगे, वो तो ऑलरेडी जेल में चला गया है। लेकिन परशुराम की निगाह हम्माद मियाँ पर पड़ गई, वह खड़ा हो गया। बाकी लोग बैठे रहे। आइए मीर साहब, आप वहां क्यों खड़े हैं, तुमसे 1 मिनट का काम है। परशुराम दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हम्माद मियाँ अपनी नाजुक छड़ी से पुराने चौबे दरवाजे पर लकीरें खींचने लगे। हुक्म कीजिए मीर साहब, अब तुमसे हमको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि औरतों के झगड़े को यहां तक ले आओगे। दोस्तों और दुश्मनों में फर्क किया जाता है भाई। जब सारे मियाँ लोग तुम्हारे खिलाफ थे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था, और आज मेरा आदमी हवालात में है। ये कैसे हो सकता है मीर साहब, परशुराम ने कहा। मैं अभी उस बहनचोद थानेदार को बुलाता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। सुन रहा हूँ कि मियाँ लोगों में पाणे जी का आना जाना बहुत हो रहा है आजकल। अब बताइए ये ज्यादती की बात है या नहीं। इतनी तकावी यहाँ बांटी गई है, 2 तरह से पुख्ता सड़कें बन गई हैं कि अब आधे घंटे में आप लोग शहर पहुंच जाते हैं। गांव में हर गली पक्की हो गई है, 2 स्कूल चल रहे हैं, और कोई सरकार इससे ज्यादा क्या कर सकती है। और आप लोग फिर भी तो जानते हैं कि पाकिस्तान बन जाने से मुसलमानों की पोजीशन हिंदुस्तान में कितनी नाजुक हो गई है। इन्हीं बातों से जनसंघ और महासभा वालों को मौका मिलता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके में हिंदू मुसलमान का टंटा खड़ा हो। और पाणे जी को तो आप जानते ही हैं, एक छटे हुए बगुला भगत हैं, डकैतों के गोलदार हैं। तो उस वक्त पॉलिटिक्स किस तरीके से खेली जा रही थी, परशुराम को डर था कि यदि मियाँ जी लोग अगले चुनाव में कहीं पाणे जी को सपोर्ट ना कर दें, इस वजह से भी वे चिढ़ा हुआ था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो हम्माद मियाँ, बाकी अगर हम लोगों के आदमी हवालात में जाने लगे तो हम लोग पाणे जी के साथ होने के सिवा कर ही क्या सकते हैं। अब हम्माद मियाँ भी जो है तो मोल तोल कर रहे हैं। अरे साहब, गया गया क्या कर रहे हैं आप, परशुराम झल्ला गया। ऐसा ही है तो जाइए और पाणे जी से कहिए कि छुड़ा लाएं गया को। अब यह तो तुम्हारी ज्यादती है, हम्माद मियाँ ने कहा। कि तुमसे कोई अपनी परेशानी की बात करे तो तुम पाणे जी का ताना देने लगते हो। गया के पास जाने को जी चाह रहा है क्या आपका? हम्माद मियाँ सन्नाटे में आ गए। परशुराम का लहजा तेल पिलाई हुई लाठी की तरह सख्त था। कुर्सियों पर बैठे लोगों ने कहकहा लगाया। उस वक्त सुखरमा अंदर से निकला। हम्माद मियाँ को देखकर वे उनकी तरफ लपका। तुहू बुरकबे रह गयो परशुराम वाह, चल बैठैया व मियाँ को चली ही मियाँ हिया काहे ठाठ बाणी। वह हम्माद मियाँ से मुखातिब हो गए। फिर कभी आऊंगा, हम्माद मियाँ ने कहा। इस वक्त जरा काम से आया था। हम्माद मियाँ वहां से बहुत परेशान लौटे। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बहर का मुहावरा पूरी तरह उनकी समझ में आ गया। अब यह सवाल था कि वे घुटने टेक दें या लोहा ले। उन्होंने लोहा लेने का फैसला कर लिया। वे उसी दिन गाजीपुर गए। बशीर मियाँ और वजीर मियाँ के सामने यह मसला रखा। वह लोग भी सन्नाटे में आ गए। तय यह हुआ कि हम्माद मियाँ एक खत लेकर लखनऊ जाएं और अली का जहीर से मिले। चुनाचे हम्माद मियाँ लखनऊ गए और अली जहीर साहब से मिले। अली जहीर ने नामालूम किसी को फोन किया और फिर उस किसी नामालूम ने किसी और को फोन किया। रफ्ता रफ्ता ये पयाम गाजीपुर तक आया कि गया बेकसूर है। जिला कांग्रेस कमेटी के सदर ने परशुराम से कहा कि हम्माद मियाँ बाबूजी विद इन ब्रैकेट मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के खास आदमी हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना चाहिए।
वह तो ठीक है, परशुराम ने कहा, मगर उन्हें भी तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वे बाबूजी के आदमी हैं। उनका घर पाकिस्तानियों का अड्डा है, वह इस इलाके के मुसलमानों को बहका देते हैं। दूसरी तरफ वे जरामे पेशा लोगों की परवरिश करते हैं। तो किस तरीके से दोनों तरफ से चालें चली जा रही हैं अपना मतलब साधने के लिए या अपना अपर हैंड रखने के लिए, ये दिखाने के लिए कि तुम मेरे से छोटे हो। फिर टेलीफोन खटखटाने लगे। इसी बीच में हम्माद मियां ने शहर में एक दुकानदार से परशुराम पर अदम अदायगी कर्ज और 400 बीसी का मुकदमा कायम करवा दिया। तो व्यवस्था जिनके हाथ में होती है वो किस किस तरह के दांव पेच खेल सकते हैं, ये भी आप लोगों को सीखना चाहिए। हम्माद मियां ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें मालूम था कि मुकदमा किस तरह लड़ा जाता है। दूसरों के खेत हथियाने के लिए उन्होंने यही चालें चली थी। देवकटिया की एक आवारा औरत ने परशुराम के खिलाफ मारपीट और जिना की रिपोर्ट लिखवा दी और खुद हम्माद मियां ने जमानत मुचलके की कार्रवाई की दरख्वास्त पेश कर दी कि परशुराम से उनकी जान को खतरा है। परशुराम को अब वो दिखाने पर आ गए थे कि हम सैयद हैं। सारे गांव में खलबली मच गई। ऊंची जात के लोगों ने हम्माद मियां का साथ दिया। तिजारत पेशा राखियों ने नीची जात के हिंदुओं के साथ परशुराम का साथ दिया। अहीर तकसीम हो गए। एक गिरोह फुन्नन मियां की सरकदरगी में परशुराम की तरफ रह गया और दूसरा बारिकपुर के ठाकुरों के साथ हम्माद मियां की तरफ आ गया। कई खेत कटे, कई फौजदारियां हुई। कह दो जाके मियां से कि अब वो पाकिस्तान चले जाएं। परशुराम ने संदेश भेजा। हम्माद मियां इस धमकी को हंसकर टाल गए। परशुराम हो गया मेले पर मुकदमे की पैरवी का फन तो हम्माद मियां को ही आता है। परशुराम के वकील ने साबित कर दिया कि जिस औरत ने दावा किया है वह फाहिशा है, पर उसकी डॉक्टरी कार्रवाई हो चुकी है। हम्माद मियां ने मुकदमा पक्का तैयार करवाया था। डॉक्टर को रिश्वत देने की जगह उन्होंने यह मुनासिब समझा कि बाकायदा जिना हो जाए। चुनाचे वकीले सरकार को यह कानूनी नुक्त निकालना पड़ा कि यह किस कानून में लिखा है कि फाहिशा औरत के साथ जिना बल जब्र किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब वकीले सफाई के पास नहीं था। परशुराम को सजा हो गई। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं। जानने समझने को बहुत सारा कुछ है। व्यवस्था जिनके हाथ में है, बेशक उनका सिक्का इस वक्त नहीं चल रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि अपना सिक्का किस तरह चलाया जाता है। इसलिए ऊंचे ऊंचे ओहदों पर किस तरीके से व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले लोग बैठे होते हैं, ये सब कुछ भी इन सब चीजों से जानने की जरूरत है। इसी के साथ आप अपना चिंतन मनन जारी रखेगा और मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।